1717 में लंदन में एक ग्रैंड लॉज कायम हुआ और फ्री मेसनरी एक बाकायदा तंजीम की सूरत इख्तियार कर गई और इस तरह एक स्टोन मेसन्स की गिल्ड यानी कि एक ताकतवर खुफिया तंजीम का वजूद सामने आया। वाशिंगटन 20 साल की उम्र में फ्रेडरिक्सबर्ग वर्जीनिया में फ्री मेसन्स की तंजीम में शामिल हुए। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि फ्री मेसनरी सीधा इस्लाम के बुनियादी असूलों से टकराता है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्री मेसन्स का डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस जंग के साथ है और वो आंख डॉलर नोट के ऊपर आज भी हमारे सामने। नोवस ऑर्डो सेक्युलरम, नई दुनिया का आगाज, और आज 2026 में ये सब कुछ हमारे सामने है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्टोरी चैट। ये आपने हजारों बार देखा होगा, ये $1 है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि इसके पीछे बनी हुई तस्वीर क्या है? एक एहराम अधूरा, ऊपर से कटा हुआ, और उसके अंदर बनी हुई एक आंख। ये आंख किसी ने गलती से नहीं लगाई। 1935 में अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों ने डेलिबरेटली, जानबूझकर ये आंख इस नोट पे लगाई। ये आंख एक खुफिया जमात की निशानी है, एक ऐसी जमात जो आज भी मौजूद है, एक जमात जिसके बारे में 1972 में पाकिस्तान में कानून बना कि ये जमात यहाँ पे बैन है, एक ऐसी जमात जिसका सीधा रिश्ता आज की ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग से मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ्री मेसन्स की। पहले ये समझें कि फ्री मेसन्स हैं क्या। तो वापस चलते हैं 1300s में यूरोप में। उस वक्त के इंसान पत्थर के गिरजाघर बनाते थे, कैथेड्रल्स। वो अपने आप को अलग थलग रखते थे और इसमें वही लोग शामिल होते थे जो स्टोन मेसनरी यानी कि पत्थर को तराशने का हुनर जानते थे। इन्हें कहते थे स्टोन मेसन्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम कम होता गया, गिरजाघर बनने कम होते गए और इनकी मीटिंग्स होती थी एक लॉज में, एक खुफिया छुपी हुई जगह जिसमें बाहर के लोगों की शमूलियत ममनू थी। वक्त गुजरा, कैथेड्रल्स बनना कम हो गए, लेकिन ये लॉजेस बंद नहीं हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ किंग्स को दाखिल करेंगे, यानी कि हाकिम, ताजिर, अमीर लोग, ताकतवर लोग, और इस तरह एक स्टोन मेसन्स की गिल्ड यानी कि एक ताकतवर खुफिया तंजीम का वजूद सामने आया। 1717 में लंदन में एक ग्रैंड लॉज कायम हुआ और फ्री मेसनरी एक बाकायदा तंजीम की सूरत इख्तियार कर गई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी ब्रिटिश एम्पायर में फैलना शुरू हो गई। और फिर ये तंजीम पहुंची अमेरिका। 1730 में फिलाडेल्फिया में फ्री मेसनरी का पहला लॉज कायम हुआ और उसके बानी रुकन में शामिल थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ, अमेरिका के सबसे मशहूर शख्सियत। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सोचें, अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन 20 साल की उम्र में फ्रेडरिक्सबर्ग वर्जीनिया में फ्री मेसन्स की तंजीम में शामिल हुए और 1975 को उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार करते हुए 2 पाउंड 3 शिलिंग अदा किए और 4 अगस्त 1753 को उनको प्रोमोट करके मास्टर मेसन का दर्जा दिया गया, यानी कि हाईएस्ट रैंक इन फ्री मेसन्स। लेकिन इससे भी बढ़कर जब अमेरिका के पार्लियामेंट यानी कैपिटल बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई, जॉर्ज वाशिंगटन ने बाकायदा मेसोनिक सेरेमनी में मेसोनिक लिबास पहन के इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी। और जब जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के सदर का हलफ उठाया, जिस बाइबल के ऊपर उन्होंने हलफ उठाया, तो वो बाइबल सेंट जॉन्स मेसोनिक लॉज से लाई गई थी। और सिर्फ वाशिंगटन नहीं, अमेरिका के 45 सदूर में से 15 फ्री मेसन्स थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस और कांग्रेस के मुतादिद अरकान फ्री मेसन्स तंजीम का हिस्सा रहे। अब वो डॉलर नोट याद करें, वो आंख, वो एहराम के अंदर बनी हुई आंख, वो टूटा हुआ एहराम, वो मेसोनिक तंजीम की निशानी है। उसके नीचे लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्युलरम, यानी कि नई दुनिया का आगाज। और ये मकसद है फ्री मेसन्स तंजीम का। वो आंख सिर्फ एक डिजाइन नहीं, वो इस बात का इकरार है कि ये मुल्क फ्री मेसन्स ने बनाया है। अब एक सवाल हमारे जहन में, अगर सिर्फ ये एक सोशल क्लब है जिसके अंदर स्टोन मेसन्स शामिल हैं और वो लोग जो पत्थर तराशते थे, तो उसको इस्लाम ने हराम क्यों करार दिया? 1738 में कैथोलिक पोप ने फ्री मेसन्स को एक्सकम्युनिकेट किया।
यानी कि उनको क्रिश्चियनिटी से बेदखल कर दिया गया। इसी दौर में सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान महमूद ने भी फ्री मेसन्स पर पाबंदी लगा दी। फ़लस्तीन की तंजीम हमास के आर्टिकल 28 में ये साफ लिखा गया है कि फ्री मेसन्स ज़ायनिस्ट की तंजीम है जो उनके अहकाम पे काम करती है। और पाकिस्तान 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्री मेसन्स की तंजीम पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उससे भी पहले यानी कि 1859 में अनारकली लाहौर में पहला फ्री मेसोनिक लॉज कायम हुआ था और 1914 में दूसरा। यानी ये लोग हमारे अपने दरमियान मौजूद थे, लेकिन सवाल ये कि इस्लाम ने इतनी शिद्दत से फ्री मेसनरी को क्यों रद्द किया। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि फ्री मेसनरी के जो अहद हैं वो अल्लाह ताला से बगावत और दूसरी ताकत से वफादारी का इजहार करते हैं, जो कि सीधा तौहीद से क्लैश करता है। और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि फ्री मेसनरी सीधा इस्लाम के बुनियादी उसूलों से टकराता है। और आज 2026 में ये सब कुछ हमारे सामने है। 1917 पहली जंग अजीम चल रही थी, ब्रिटेन थक चुका था, जर्मनी से हार का डर था। इसी दौरान ब्रिटेन के वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर ने एक खत लिखा, 67 अल्फाज का ये खत, लेकिन ये 67 अल्फाज मिडल ईस्ट की तकदीर बदल गए। 2 नवंबर 1917 को आर्थर बेल्फोर ने ये खत वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को भेजा, जो ब्रिटेन यहूदी कम्युनिटी के सरबराह थे, जिसके तहत ब्रिटिश एम्पायर ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलहदा मुमलिकत बनाने का इकरार किया। अब एक लम्हे के लिए रुकें। रॉथस्चाइल्ड एक अजीम शान ब्रिटिश यूरोपियन ख़ानदान, एक ऐसा ख़ानदान जिसने नेपोलियनिक वॉर्स में ब्रिटेन हुकूमत को कर्ज दिया था, जिनके हाथ में यूरोप की बैंकिंग थी। कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन फैसला नहीं था, बल्कि ये कर्ज की अदायगी थी। ब्रिटेन ने इसराइल का वादा रॉथस्चाइल्ड का पुराना कर्ज उतारने के लिए किया और ये खत लीग ऑफ नेशन में ब्रिटिश मैंडेट ने अप्रूव किया, जिसके नतीजे में 1948 में इसराइल वजूद में आया। बेल्फोर बजाते खुद ब्रिटिश एलिट्स के मशहूर तरीन सर्कल्स का हिस्सा था और उसका ताल्लुक भी फ्री मेसनरी लॉज से था, लेकिन इससे भी अहम हैकल सुलेमान। फ्री मेसनरी की पूरी बुनियादी फिलॉसफी हैकल सुलेमान की तामीर पर है। उनका मानना है कि वो हैकल सुलेमान को तामीर करने वालों के असली रूहानी वारिस हैं और उनके रिचुअल्स में हैकल की तामीर और उसका मिस्मार होना और दोबारा तामीर होना बार बार आता है। और उनका मकसद, कई एनालिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि इनका एक वाहिद मकसद, और वो है तीसरा हैकल। – 1982 में इसराइल के एक साबिक वजीर खारजा ओदैद जिनोन ने एक मजमून लिखा। ये मजमून शाये हुआ एक मशहूर मैगजीन में जिसका नाम था किवोनेम सिमिटीन। इसका टाइटल था 1980s में इसराइल के लिए एक रहनुमा। यूनोन प्लान, जैसे इसे आज कहा जाता है, 1982 फरवरी में पब्लिश हुआ और इस प्लान की 2 शराइत थी। नंबर 1, ये कि इसराइल को एक इंपीरियल सुपीरियर ताकत के तौर पे एस्टैब्लिश करना होगा, और दूसरा ये कि अरब ममालिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना होगा। तो कौन से ममालिक? लेबनान को 5 हिस्सों में, सीरिया सुन्नी शिया और कुर्द, इराक सुन्नी शिया और कुर्द, और इस तरह सऊदी अरब और जॉर्डन और यमन को भी तकसीम करना होगा। अब एक लम्हे के लिए सोचें, 2003 इराक पे अमेरिका का हमला, आज इराक तहबाला है, लीबिया तबाह है, लेबनान के ऊपर हमले जारी हैं, यमन बर्बाद है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि 2003 में अमेरिका ने इराक पे जो हमला किया वो यूनोन प्लान से मुतासिर था। और ग्रेटर इसराइल क्या है? थियोडोर हर्जल, मॉडर्न ज़ायनिज़्म के बानी, वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है नील से फरात तक, यानी कि दरियाए नील मिस्र से लेके दरियाए फरात इराक तक बनेगा ग्रेटर इसराइल। 2024 में एक IDF सोल्जर यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस के एक सोल्जर की तस्वीर सामने आई, जिसके यूनिफॉर्म पे बना था ग्रेटर इसराइल का मैप, और उस मैप में शामिल था प्रेजेंट डे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, हत्ता के यमन। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक पॉलिसी है, ये एक प्लान है, और आज की जंग में ये साफ होता नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग चल रही है।
امریکہ ایران پہ مستقل حملے کر رہا ہے، ہارمز کی تنگ نالی میں کھینچتانی چل رہی ہے اور دنیا پوچھ رہی ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نیوکلیئر ویپنز؟ شاید. آئل؟ یقیناً کسی حد تک. لیکن ایک اور اینگل ہے جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتاتی. ٹیمپل ماؤنٹ، ہیکل سلیمان، یعنی کہ تیسرا ہیکل. ایران شیعہ دنیا کی قیادت اور الاقصی کی حفاظت کا آفیشلی اقرار کرتا ہے. اسرائیل کے اندر ایک طاقتور مذہبی فرقہ ہے، ریلیجیس زائنسٹ، جو تیسرے ہیکل کو تعمیر کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فری میسنز کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا ڈائریکٹ انوالومنٹ اس جنگ کے ساتھ ہے یا وہ اس جنگ کی تاریں کھینچ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنازع ضرور کسی آئیڈیا کی جنگ ہے. وہ آئیڈیا کیا ہے؟ وہ آئیڈیا ہے ایک جگہ، وہ جگہ جس میں ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں تابوت سکینہ ڈھونڈا تھا. ٹیمپل ماؤنٹ، الاقصی، وہ ایک 4000 گز کی زمین جس کے پیچھے 3 مذاہب اور 4 ارب انسان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج فوجیں، میزائلز، ڈرونز، محاصرے سب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ محض اتفاق ہے یا کوئی پالیسی جو 1982 میں پبلش ہوئی یا کوئی ایسا خط جو 1917 میں لکھا گیا؟ ہم نہیں جانتے. لیکن کوئی گہری طاقت مسلسل عمل پیرا ہے ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی طاقت ہے. اب ایک قدم پیچھے چلتے ہیں، سوچتے ہیں کیا فری میسنز واقعی دنیا کو چلاتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ وہ ایک تنظیم ہے، ریئل لوگ ہیں، ریئل لاجز ہیں جہاں پہ آج بھی میٹنگز ہوتی ہیں. تو کیا وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں؟ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں. ثبوت ہمارے پاس بھی کوئی نہیں. لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ امریکہ کو بنانے والے فری میسنز تھے اور امریکہ کو چلانے والے آج بھی فری میسنز ہیں. وہ لوگ جنہوں نے 1917 میں فلسطین کا فیصلہ کیا، ان کا تعلق میسونک نیٹ ورک سے تھا. وہ فکر جس نے اسرائیل کے لیے ایک گرینڈ ویژن پیدا کیا، اس کا گہرا تعلق فری میسن سے تھا. اور وہ آنکھ ڈالر نوٹ کے اوپر آج بھی ہمارے سامنے ہے. ہر روز، ہر ٹرانزیکشن، ہر ہاتھ میں نووس آرڈو سیکولرم، نئی دنیا کا آغاز. کیا یہ ہو چکا ہے یا یہ ابھی باقی ہے؟ شاید اس جنگ کا جواب کسی میزائل میں نہیں، کسی ڈرون میں نہیں، کسی آئیڈیا کے پیچھے ہے، کسی پلان کے اندر چھپا ہے. اور آج ہوائی جہازوں، ڈرونز اور خون میں وہ فکر زندہ ہے. ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری اگلی کہانی کا انتظار کریں. دیکھتے رہیں سٹوری جیٹ.